हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आप लोग चैप्टर नंबर 14 जैवाणु का अध्ययन कर रहे थे। अभी इस चैप्टर में आपने एमिनो अम्लों तक पढ़ा था। एमिनो अम्ल, ज्वेटराइन, इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे। मैं एमिनो अम्लों की एक बार बात कर दूं। आर सी एच NH2 COOH, इसको इधर भी लिख सकते थे, इसको इधर भी लिख सकते थे, एल्किल ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या चीज़ है? ये आपका एमिनो अम्ल है। तो आज का जो टॉपिक है कुछ इस पे भी आधारित होगा, यानी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो एमिनो अम्ल, हमारी आपकी बात चली थी, प्रोटीन से स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि प्रोटीन का जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराने पर आपने देखा था पेप्टाइड यौगिक थे। ये इनको यौगिक भी कह सकते हो, खाली पेप्टाइड भी कह सकते हो, पेप्टाइड। और इनका भी जब आपने जल अपघटन कराया था तो एमिनो अम्ल बने थे। अल्फा एमिनो अम्ल कह सकते हो आप इनको। अब ये 100 से अधिक, यानी कम से कम 100, एक आधा अपवाद हो सकता है, बाकी 100 से अधिक एमिनो अम्ल मिलकर के प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। और पेप्टाइड की बात करें तो लगभग 100 तक, 100 नहीं 100 तक पेप्टाइड बंध से जुड़ करके एमिनो अम्ल पेप्टाइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। मैं क्लियर करता हूं पेप्टाइड हेडिंग डाल करके। पेप्टाइड, ये पेप्टाइड कंपाउंड है क्या, या यौगिक है क्या, या पेप्टाइड क्या है? इनको समझने से पहले आप एक चीज समझिए, क्योंकि पेपरों में कई बार वो पूछ देते हैं पेप्टाइड बंध क्या है। बच्चों, इसका नाम है पेप्टाइड बंध। तो जब भी पढ़ाने के दौरान पेप्टाइड बंध का नाम आए तो आप समझ लेना इसकी हम बात कर रहे हैं। तो पेप्टाइड क्या हुआ? 2 मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आप इसको उतार लेना। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्ल, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर, देखिए पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर, पेप्टाइड बंध ये आ गया, द्वारा जुड़कर पेप्टाइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। पेप्टाइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखिए ये बात आ गई। अब पेप्टाइड कैसे, चलिए मैं एक एग्जाम्पल यहां पर ले लेता हूं, उसके बाद में इसके प्रकार बतला देंगे। एक एग्जाम्पल का निर्माण करते हैं, पूरी लाइन लिख देते हैं जिससे आप उतार लें आराम से। एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए अभी आपने देखा था एमिनो अम्लों का सूत्र, उस फॉर्मूले में आपने देखा था ये था, हमने कहा था कि इसको उठा करके इधर लिख लेना तो थोड़ी सी आसानी आपको हो जाएगी। ये आपने लिख दिया NH2CH C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2। देखिए अब यहां पर ये जो है ना, ये कार्बन की वैलेंसी कितनी है? देखिए 1 2 3, और ये हो गया R। अब ये क्या बन गया? ये एमिनो अम्ल, कोई एक एमिनो अम्ल है। मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, नाम नहीं है इसका, एमिनो अम्ल। इसी को दोबारा रिपीट कर रहे हैं।
NHCHRC डबल बॉन्ड O। अब आपको याद है ना कि यहाँ पर NH2 एमिनो ग्रुप है और COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब यहाँ पर ये टूटेगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आपस में मिल करके क्या करेंगे, जल को निकाल देंगे, जल का निष्कासन होगा H2O का। देखिए यहाँ कहाँ क्या बना, NH2CHRC डबल बॉन्ड O NHCHR C डबल बॉन्ड O एंड H। कार्बन की बैलेंसी देख लीजिए, संतुष्ट है, 4-4 हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनना है ये वाला, क्या नाम है इसका, पेप्टाइड बंध। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, पेप्टाइड बंध। इसका मतलब क्या हो गया, 2 एमिनो अम्लों के बीच में एक पेप्टाइड बंध का निर्माण करता है। अगर 3 एमिनो अम्ल हो तो 2 पेप्टाइड बंध का निर्माण करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें पेप्टाइड बंध के प्रकार की बात कर लेते हैं। पेप्टाइड जो बंध हैं उन्हीं के आधार पर, या ऐसा करते हैं एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर ले लेते हैं। यहां पर हम लोग लिख देते हैं एमिनो, ये ज्यादा सरल पड़ेगा आपको, एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइड के प्रकार। ये हेडिंग हो गई, ये भी बतलाना जरूरी है। एक शब्द आता है ओलिगो, पीछे भी आया था, यहां पर भी आएगा, ओलिगो पेप्टाइड। दूसरा शब्द आएगा पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड। वहां पर सैकेराइड वाले में भी ऐसे ही पढ़ा था ओलिगो, तो मुझे वही याद आ गया कि ओलिगो शब्द यहां पर भी है, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, और तीसरा है प्रोटीन। तो इसको कितने भाग में बांट लिया आपने, 3 भाग में बांटा। 3 भाग में जो ओलिगो की बात करेंगे, ओलिगो में क्या है, 2 से लेकर के 9, 2 से 9, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसी तरीके से 9 तक संख्या में, तक लीजिए, तक लिख दिया, संख्या में एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा संयुक्त होकर किसका निर्माण करेंगे, देखिए ओलिगोपेप्टाइड का निर्माण करेंगे। ये मैं लिख इसलिए रहा हूं जिससे कि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है, थ्योरी अधिक होने की वजह से लिखना जरूरी है। होकर ओलिगोपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। अब देखिए 2 अगर पेप्टाइड है, 2 का मतलब 2 एमिनो अम्ल मिलकर के पेप्टाइड का निर्माण कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कह देंगे 2 एमिनो अम्ल मिलकर के एक पेप्टाइड का निर्माण कर रहा है, मोनो हो गया। और अगर 2 के लिए, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, डाई। 3 एमिनो अम्ल मिलकर के बनना है, 2 के लिए, देखिए मैं लिख देता हूं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा जैसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए फिर से मैं अपनी बात को रिवाइज कर दूं, क्योंकि पेप्टाइड से मतलब है जिसमें बंध कौन सा है, पेप्टाइड बंध। तो 2 एमिनो अम्ल अगर देख लो आप तो उसको लिख देना। अब यहां पर जो एक बार मैंने एक शब्द कह गया हूं मैं, मोनो,
मोनो, मोनो का मतलब हो गया एक पेप्टाइड बंद है। बंद की संख्या तो एक है, लेकिन एमिनो अम्ल कितने हैं? 2। उसके आधार पर क्या हो गया? डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, 4 है तो टेट्रापेप्टाइड। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा शब्द आता है पॉली। तो पॉली से पहले मैं चलो इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं। जो ओलिगो का डाइसैकेराइड की बात कर रहे थे, डाइपेप्टाइड की बात कर रहे थे, सैकेराइड मुझे पीछे कार्बोहाइड्रेट में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसी से मिलता जुलता है यहाँ पर भी डाई। तो यहाँ पर हम लोग डाइपेप्टाइड की बात फिर से कर लेते हैं। डाइपेप्टाइड, तो डाइपेप्टाइड में क्या है? 2 एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा बने। 2 एमिनो अम्ल किसके द्वारा बने हैं? पेप्टाइड बंध से बंधे हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। आपने पढ़ा था ग्लाइसिन, ग्लाइसिन NH2CH C डबल बॉन्ड OH H प्लस NH H CH CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। यहां पर देखिए ये OH नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निकल जाएंगे। क्या निकल गया? H2O निकल गया। H2O निकलते क्या बन गया? ये H2N CH H C डबल बॉन्ड O। देखिए C डबल बॉन्ड O ये निकल गया, ये आ गया N, ये आ गया H CH CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ये आ गया। अब देखिए यहां पर ये क्या है? N सिरा फ्री है और इधर कौन सा सिरा फ्री है? C सिरा। तो इसको हम लोग कह देते N सिरा, ध्यान रखना, इसको कह देते C सिरा। इसका नाम है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। इसका नाम है एलानिन, ये बन गया ग्लाइसिन एलानिन, ग्लाइसिन एलानिन। इसको शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं ग्लाई एला। तो ये ग्लाई एला इसका शॉर्ट नेम हो जाता। तो इसके तरीके से नामकरण है, याद रखना। फिर से मैं बतला दूं, N सिरा फ्री है तो इसका ये N सिरा कहलाएगा। यहाँ पे C सिरा फ्री होता है तो C सिरा कहलाता है, यानी C साइड और N साइड, ये याद रखना। अब हम लोग ले लेते हैं पॉली की बात करते हैं। पॉली में जिस तरीके से ये जुड़े हैं इसी तरीके से बहुत से जुड़ेंगे। तो पॉली की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर 10 से लेकर के 100 तक, यानी 99, 99 कह दो या 100 कह दो, 100 तक कह दोगे अपने आप हो जाएगा, 100 तक एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं और पॉली पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पॉली पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। अब एक बात और आती है, प्रोटीन। प्रोटीन कल से टॉपिक यही चल रहा है, प्रोटीन। अब प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन में 100 से अधिक एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पीछे बात हमारी आपकी आई थी 100 से अधिक। अब देखिए मैं आपको इसकी संरचना के बारे में बतलाऊं। कुछ संरचनाएं तो बिल्कुल से धागे नुमा होती हैं इस तरीके से, इन्हें हम लोग कह देते हैं प्राथमिक संरचनाएं। कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं इसमें अल्फा और बीटा प्लेटदार भी होती है जो क्रॉस चलती है एक तरीके से। तो अब ये जो संरचनाएं होती हैं इनको हम लोग सेकेंडरी या द्वितीयक संरचना कह देते हैं। कुछ थोड़ी सी हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण
कुछ इस टाइप की संरचनाएं रहती हैं जिसे हम तृतीयक संरचना कहते हैं। प्रोटीन की संरचनाएं और आपस में कुछ की कुंडलियां लिपटी रहती हैं। अब ये क्या है, ये बेटे ये जो है ना, ये देखिए ये सी डबल बॉन्ड ओ एन से जुड़ा, एक किसी से इससे जुड़ा हुआ इस तरीके से है। तो ये क्या है, ये जुड़ करके इस तरीके कुंडली नुमा संरचना बना लेते हैं। तो ये थी इसकी 4 प्रकार की संरचना। इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक की, और प्राथमिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैं उसकी बात करता हूं। सिकल सेल, मैं डायरेक्ट प्रश्न ही बतला देता हूं। एक प्रश्न आता है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहां पर। सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं, यह प्रश्न बनता है यहां पर। आप बिल्कुल हूबहू ऐसे ही लिख लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। यहां पर सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की अगर हम लोग बात करें, देखिए हीमोग्लोबिन आपने नाम सुना है, तो इसमें जब आपने पढ़ा था हीमोग्लोबिन के बारे में कि यह किस तरीके का था, क्रोमोफोर। तो क्रोमो का मतलब होता है रंग वाला, यानी रंग देने वाला। क्रोमो कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन कर देते हैं, क्रोमो प्रोटीन है। अब ये जो क्रोमो प्रोटीन है, अब ये क्रोमो प्रोटीन होने की वजह से ये क्या करता है, ये करता है फेफड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, फेफड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसका अगर हम लोग संरचना देखें तो इसकी संरचना प्राथमिक होती है। प्राथमिक कैसे होती है, लगभग 574 एमिनो अम्ल, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये नोट कर लेना, 574 एमिनो अम्ल आपस में संयुक्त होकर के हीमोग्लोबिन की संरचना बनाते हैं। इसकी एक संरचना की हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐसे होती है, वाल, हिस, ल्यू, थ्रो, प्रो, ग्लू, लाइस। ये इस तरीके की संरचना है, और भी हैं, ढेर सारे हैं, बार बार रिपीट भी हैं। अब होता क्या है, ये जो ग्लूटामिक एसिड है, GLU लिखा हुआ है, इसकी जगह पर वेलिन आ जाता है, ग्लूटामिक अम्ल। अब ग्लूटामिक अम्ल की जगह पर वेलिन आ जाता है। कैसे आ जाता है, देखिए मैं लिखता हूं, ये किसका हो गया, हीमोग्लोबिन का। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो निर्माण होते समय थोड़ी सी भी उसकी व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो जाए तो उसकी जो कहना चाहिए प्रॉपर्टीज है, गुण वगैरह हैं, उन सभी में परिवर्तन हो जाता है, यानी वो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, सिकल सेल हीमोग्लोबिन, इसका नाम हो गया सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अब क्या हुआ, इसका काम क्या था, इसका काम था फेफड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाना। लेकिन जब इसकी जगह पर ये आ गया, वेलिन आ गया, इसकी जगह पर वेलिन आ गया,
तो वैलीन के आते ही इसके गुणों में परिवर्तन हो गया और इसने जो ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रवृत्ति थी उसको रोक दिया, अर्थात ऑक्सीजन की आपूर्ति न हो पाने के कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हो सकती है, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी तो व्यक्ति अपने आप में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, श्वसन क्रिया नहीं होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात हमारी आपकी सिकल सेल एनीमिया की है। तो जब पेपर में आ जाए तो कैसे लिखोगे, ये लिखोगे हीमोग्लोबिन क्रोमोप्रोटीन है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना, किस तक पहुंचाना, फेफड़ों तक पहुंचाना, और ये 574 एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है जो किसके द्वारा बने होते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा बंधे होते हैं। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो आप इस तरीके से लिख देंगे, कुछ नहीं करना। आप तो जब घर पे फुर्सत में हो ना तो इसका सूत्र को ऐसे याद करना जैसे कोई मंत्र याद करते हो, वाल हेस ल्यू थ्रो प्रो ग्लू लाइज। देखिए याद करिए हमारे साथ, वाल हेस ल्यू थ्रो प्रो ग्लू लाइज। तो जब ऐसे याद कर लोगे, लास्ट में ग्लू की जगह पे वैलिन, वैलिन शब्द ये देखिए ये लिखा था, इस तरीके से जब आप जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, सिकल सेल रोग उत्पन्न हो जाएगा और व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट बात हम लोग लेते हैं प्रोटीनों का विकृतीकरण। ये लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा इस लेक्चर का। प्रोटीनों का विकृतीकरण। देखिए प्रोटीनों का विकृतीकरण कैसे होता है, उसकी पीएच में परिवर्तन कर दो। अब पीएच में परिवर्तन कैसे हो सकता है, अम्ल मिला दो, खट्टा पदार्थ मिला दो। एक चीज, ताप में परिवर्तन कर दो, ताप में परिवर्तन कर दो, दाब लगा दो साथ में, उच्च दाब। इन सभी की वजह से प्रोटीन में स्कंदन हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है और ये अपनी प्राथमिक संरचना के अलावा सेकेंडरी और टर्सरी जो इनकी संरचना है वो टूट जाती है। अभी हम लोग संरचना की बात कर रहे थे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब मैं लिख देता हूं जिससे आपको याद रह जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के जो लेक्चर चल रहा है इसमें 3 क्वेश्चन थे, 3 में से एक क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, यानी 3 में से एक इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखना। तो जब अम्ल, मैंने लिख दिया पीएच की जगह शॉर्ट में लिख दिया अम्ल यानी खट्टा पदार्थ, ताप, उच्च दाब लगाते हैं तो प्रोटीन की द्वितीयक व तृतीयक संरचनाएं टूट जाती हैं और प्रोटीन विकृत हो जाता है, अब यहां पर एक बात याद रखने की है, प्राथमिक संरचना नहीं टूटती, प्राथमिक संरचना नहीं टूटती, यह बात क्लियर हुई, प्राथमिक संरचना नहीं टूटती। तो हम इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। दूध का दही में बदलना, हम लोग शॉर्ट में कह देते दही का जमना। तो दही नहीं जमता, देखिए जमता तो दूध ही है, दही नहीं जमता, दही तो ऑलरेडी जमाया है, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, दही का जमना। तो दूध का दही में बदलना, मैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता हूं,
बाकी आप दही का जमना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटते। दूध का दही में जमना। अब दूध है, अब दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? कैसीन नामक प्रोटीन होता है। कैसीन नामक प्रोटीन होता है। इसमें हम लोग मिलाते हैं दही, छाछ, और इसके अंदर जो छाछ होती है इसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। इसका नाम है लैक्टिक बेसिलाई। बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, लैक्टिक बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, जब हम, आपने देखा होगा बहुत छोटी सी मात्रा दही की या छाछ की हम लोग मिलाते हैं, किसमें? दूध में। तो दूध में जब हमने दही को मिलाया, दूध में दही को मिलाया बहुत छोटी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, तो क्या हुआ? ये जो दही था, दही में जो लैक्टिक बेसिलाई थे, ये लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। कौन सा अम्ल उत्पन्न करेंगे? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करेंगे। लैक्टिक अम्ल, अम्ल अम्ल खट्टा है, पीएच में परिवर्तन करेगा और दूध में उपस्थित प्रोटीन को स्कंदित कर देता है। स्कंदित का मतलब होता है जमना, स्कंदित कर देता है, अर्थात दूध को अर्धठोस में बदल देता है। किसमें बदल दिया भाई? अर्धठोस में बदल देता है। इसी को हम लोग कह देते हैं दूध का दही में बदलना, अर्थात प्रोटीनों का विकृतीकरण। इसी को हम लोग प्रोटीनों का विकृतीकरण कहते हैं। एक और इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा है अंडा, अंडा इसको जब उबाला जाता है तो उबालने पर इसके अंदर उपस्थित एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है। स्कंदन हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे आलू होता है ना, इस प्रकार का ठोस हो जाता है, आलू जैसा ठोस हो जाता है, उबला हुआ आलू, उबला आलू। तो इस तरीके का ये अर्ध ठोस में बदल जाता है। इसी को हम लोग कह देते हैं प्रोटीनों का विकृतीकरण। तो पेपरों में देखो, मैं आपको बतला दूं, जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। 3 क्वेश्चन यहां पर बन के आते हैं। आप पेपर उठा के देखोगे तो साल दर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से आता रहता है। कभी प्रोटीन के बारे में पूछ देते हैं, कभी पेप्टाइड बंध के बारे में पूछ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चंस बने, मैं आपको बतला दूं, फिर से रिवाइज कर दूं। एक तो पेप्टाइड में वो कई बार पूछ देते पेप्टाइड बंध क्या है। तो आज जो क्वेश्चन बने हैं, बंध क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीनों का स्कंदन या विकृतीकरण। और एक बीच में क्वेश्चन था सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल
एनीमिया रोग किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन बनता है यहां पर, हीमोग्लोबिन की जो अम्लों की संरचना थी, वालहेस, ल्यूथ्रोप्रोग्लू, उनको लिखना। तो यहां पर जो 3 क्वेश्चन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये पेपरों में अधिकांशतः पूछे गए। तो प्रिय बच्चों, आप लोग इसको याद करना, लगातार मेहनत करें। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हमें उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।